हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में से CSIR में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी। डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस में हम उसकी पोलैरिटी पढ़ेंगे, कुछ सेल स्पेसिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा एक वल्वा फॉर्मेशन भी एक टॉपिक है सी एलिगेंस में, वल्वा फॉर्मेशन। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वल्वा फॉर्मेशन पे होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। सी एलिगेंस जो है वो एक निमेटोड है, वो सोयल निमेटोड है। ये 1 mm लॉन्ग ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत स्मॉल है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, लैब में काम करने के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है बहुत कम टाइम की होती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये हर्माफ्रोडाइट है, मींस सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फ्री लिविंग इन नेचर। अगर फ्री लिविंग है तो वो किसी भी होस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, मींस किसी होस्ट के बिना भी वो सरवाइव कर सकता है। इट मींस कि वो नॉन पैरासिटिक इन नेचर है। ठीक है, अब हम सी एलिगेंस की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गैमेट्स की बात करते हैं। गैमेट्स की बात करें तो यहाँ पे मेल गैमेट जो है, जो स्पर्म है, वो स्पर्म एमीबोइड शेप का होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें ह्यूमन के स्पर्म के साथ, अब ह्यूमन का स्पर्म इलोंगेटेड होता है जहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होगा विद अ लॉन्ग टेल। इस केस में सी एलिगेंस के केस में स्पर्म जो है वो विदाउट एक्रोसोम होता है और एमीबोइड शेप का होता है। इसकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो जो होता है वो इन जस्ट 16 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें 95 सेल्स प्रेजेंट हैं, ओनली 6 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और जीन की बात करें तो 19,500 जीन्स प्रेजेंट हैं। सिर्फ 16 आवर्स में ही इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए ये एक अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से पहले ही हो जाती है, मींस प्राइमरी oocyte स्टेज पे होता है अभी एग, तो स्पर्म आके फर्टिलाइज कर जाता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सबसे पहले जो हमारे पास एग है वो oogoनियम के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, उनका नंबर बढ़ता है। वो माइटोटिक डिवीजन के बाद वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस होगी। फर्स्ट मियोसिस में क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और 1 पोलर बॉडी। अभी भी फ्यूज नहीं किया स्पर्म। फर्स्ट पोलर बॉडी और जो सेकेंडरी oocyte बना, उस सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से एक ओवम बनेगा, एक एग बनेगा। ठीक है, जब सेकेंड मियोसिस होगी तब फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर सेकेंड मियोसिस। बट इन केस ऑफ सी एलिगेन यहाँ पे बिफोर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही स्पर्म आके एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। तो ये डिफरेंस है ह्यूमंस के केस में और सी एलिगेन के केस में। ये जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद स्टैंडर्ड माइटोसिस जो है वो स्टार्ट होगी। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। कैसे एक सी एलिगेंस की डेवलपमेंट के टाइम पे उसकी एक्सिस डिटरमाइन होती है, कौन सी साइड एंटीरियर साइड बनेगी, कौन सी साइड पोस्टीरियर साइड बनेगी, कौन सी डोर्सल एंड कौन सी वेंट्रल। तो ये पोलैरिटी जो है, ये पोलैरिटी डिटरमाइन कौन करता है, 2 फैक्टर्स हैं जो पोलैरिटी डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर स्पर्म की एंट्री, कहाँ से स्पर्म एंटर करेगा उस एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए, वो डिटरमाइन करेगी पोलैरिटी। फर्स्ट फैक्टर हो गया स्पर्म की एंट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है पी ग्रैनुअल्स। यहाँ पे हमारे पास राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एग के अंदर। वो पी ग्रैनुअल्स की लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। पी ग्रैनुअल्स जहाँ पे लोकलाइज करेंगे वो साइड कौन सी बनेगी, एंटीरियर बनेगी या पोस्टीरियर बनेगी, ये डिपेंड करता है। अब पी ग्रैनुअल्स कहाँ पे लोकलाइज होते हैं वो हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कैसे एक एक्सिस डिटरमाइन हो रही है सी एलिगेंस के अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब हमने सबसे पहला फैक्टर क्या था, सबसे पहला फैक्टर था स्पर्म की एंट्री। स्पर्म की एंट्री क्या डिटरमाइन करेगी, देखो जहाँ से ये एग है, एग के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, मींस राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। स्पर्म की एंट्री जहाँ से होगी, जैसे स्पर्म एंटर किया, स्पर्म जहाँ से एंटर करेगा, अभी यहाँ पे स्पर्म की एंट्री से पहले कोई एंटीरियर कोई पोस्टीरियर साइड नहीं है। स्पर्म की एंट्री होने के बाद जहाँ से भी स्पर्म एंटर करेगा
वो साइड क्या बन जाएगी, वो पोस्टीरियर साइड बन जाएगी। उसके बाद इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या था, पी ग्रैनुअल्स की लोकलाइजेशन। जहाँ से भी स्पर्म एंटर करेगा सारे के सारे पी ग्रैनुअल्स एग के अंदर पोस्टीरियर साइड, जहाँ पे एग के साथ स्पर्म फ्यूज किया था उस साइड जो है वो लोकलाइज होना शुरू हो जाएंगे जितने भी पी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट हैं। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे थे, फर्स्ट इज स्पर्म एंट्री, दूसरा लोकलाइजेशन ऑफ पी ग्रैनुअल्स। जहाँ पे भी ये दो चीज़ें होंगी, जहाँ पे भी स्पर्म एंटर करेगा पी ग्रैनुअल्स लोकलाइज्ड होंगे, वहाँ पे पोस्टीरियर साइड डेवलप हो जाएगी और उसके अपोजिट एंटीरियर साइड। ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में पी ग्रैनुअल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर वो आफ्टर स्पर्म एंट्री वो लोकलाइज्ड हो रहे हैं टुवर्ड पोस्टीरियर साइड। डेवलपमेंट के टाइम पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट फॉर्म हुआ, वो जाइगोट अनकमिटेड है और स्टेम सेल्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नोट से। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगी। फर्स्ट क्लीवेज जो होगी वो मेरिडोनियल होगी। मेरिडोनियल मीन्स वो क्लीवेज वर्टिकल चलेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्लीवेज होलोब्लास्टिक अनइक्वल होगी, मीन्स इस क्लीवेज के बाद दो सेल्स फॉर्म होंगे, दोनों अलग अलग साइज के होंगे। एक सेल बनेगा ए बी और एक बनेगा P1। ए बी सेल जो होगा उसको हम बोलते हैं फाउंडर सेल, जो कि एंटीरियर की साइड बनेगा। P1 जो होगा वो स्टेम सेल होगा, वो पोस्टीरियर साइड बनेगा, जहाँ पे स्पर्म एंटर किया था, जहाँ पे पी ग्रैनुअल्स लोकलाइज्ड हुए थे। उसके बाद जब ये दो सेल्स फॉर्म होंगे देन सेकंड क्लीवेज होगी। सेकंड क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज से डिफर करेगी। कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो फाउंडर सेल था, जो ए बी था फाउंडर सेल, वो फाउंडर सेल तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज शो करेगा, मीन्स इसके अंदर होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होगी। ए बी जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा जो कि इक्वल साइज के होंगे और दोनों के दोनों फाउंडर सेल्स होंगे। कौन से, ए बी एंटीरियर एंड ए बी पोस्टीरियर। यहाँ पे दोनों फाउंडर सेल्स ही बनेंगे। बट इन केस ऑफ स्टेम सेल P1 यहाँ पे क्लीवेज होगी होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीन्स एक फाउंडर सेल बनेगा, एक दोबारा से स्टेम सेल बनेगा, एक स्टेम सेल हमेशा बनेगा। अब P1 जब डिवाइड हुआ तो एक सेल बना EMS जो कि फाउंडर सेल था, जो कि साइज में बड़ा था, और दूसरा सेल बना P2 जो कि स्टेम सेल है। ठीक है, तो दूसरी डिवीजन के बाद हमारे पास दो अलग अलग डिवीजन हुई, एक हुई होलोब्लास्टिक इक्वल, एक हुई होलोब्लास्टिक अनइक्वल। मीन्स जो हमारे पास स्टेम सेल है उसमें हमेशा होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होगी। जैसे यहाँ पे हुई थी जाइगोट में, जो कि एक स्टेम सेल था, अनइक्वल हुई थी। नेक्स्ट सक्सेसिव जो स्टेम सेल्स आएंगे उनमें हमेशा होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे अब कौन से सेल आ गए, ए बी एंटीरियर एंड P2। ए बी एंटीरियर जो है वो एंटीरियर साइड पे, P2 सेल पोस्टीरियर साइड पे, ए बी पोस्टीरियर एंड EMS। ये हमारे पास चार सेल्स बने। अब हम देखते हैं इन ब्लास्टोमियर की आइडेंटिफिकेशन। जब डेवलपमेंट होती है सी एलिगेन की, वहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो दोनों तरह के स्पेसिफिकेशन शो करते हैं, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल। ऑटोनोमस एंड कंडीशनल टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, आप वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, सेल स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वो आप देखोगे तो ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। वैसे यहाँ भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ऑटोनोमस एंड कंडीशनल बोथ टाइप ऑफ जो स्पेसिफिकेशन है वो शो करते हैं यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं। मींस यहाँ पे जो फाउंडर सेल्स बने वो कंडीशनल बिहेवियर शो करेंगे और स्टेम सेल्स हैं वो ऑटोनोमस बिहेवियर शो करेंगे। अब कंडीशनल बिहेवियर क्या है और ऑटोनोमस बिहेवियर क्या है वो समझ लेते हैं पहले। अब ये दो टाइप के बिहेवियर कैसे होते हैं, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल। ऑटोनोमस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट और मोज़ैक टाइप, कंडीशनल को बोलते हैं डिपेंडेंट और रेगुलेटिव टाइप। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ बिहेवियर जो ब्लास्टोमियर शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मास ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये अभी ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं, वो अपने एडजेसेंट सेल जो नेबर सेल्स हैं उन पे इंडिपेंडेंट है।
मीन्स वो उन पे डिपेंड रह के काम नहीं कर रहा, वो कमिटेड हो चुका है। अगर ये ग्रीन सेल जो है, ग्रीन सेल हेड फॉर्म करता है तो वो आगे हेड फॉर्म करेगा, वो कमिटेड हो चुका है कि वो हेड फॉर्म करेगा, वो बिना इनके एडजेसेंट सेल के भी हेड फॉर्म कर सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके फिर ग्रो करवाऊँ तो वो एक फुली डेवलप्ड हेड फॉर्म करेगा। बट अगर मैं बात करूं कंडीशनल बिहेवियर की, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो अब ये एडजेसेंट सेल पे जो है डिपेंडेंट है, मींस अभी वो उस पर डिपेंड होके काम कर रहा है। अगर कोई भी नेबर सेल अफेक्ट होता है या फिर जिस पे वो डिपेंड कर रहा था उस पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है तो डायरेक्टली उस सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उस पर। अब ये अनकमिटेड है, तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फिर ग्रो करवाऊँ और फॉर एग्जांपल ये हेड डेवलप करता था, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया ये पर्पल कलर का सेल, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके आसपास नेबर्स में उसके एडजेसेंट कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जिस पे वो डिपेंड कर रहा था, तो अब वो वेल डेवलप्ड हेड नहीं बना पाएगा जो भी वो उसका फेट था। तो यहाँ पे ये शो करता है कंडीशनल बिहेवियर। ठीक है, इस सी एलिगन के केस में जो फाउंडर सेल बने थे वो फाउंडर सेल कंडीशनल बिहेवियर शो करते हैं, मींस जो आसपास उसके सेल्स प्रेजेंट होंगे उन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स ऑटोनोमस बिहेवियर शो करते हैं, मींस वो अपने एडजेसेंट सेल के इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं ये बिहेवियर शो करते हैं, और अगर मैं इनकी पोजीशंस को, जैसे फाउंडर सेल्स की पोजीशन को शिफ्ट कर दूं, स्टेम सेल की पोजीशन को शिफ्ट कर दूं, तो क्या नेचर शो करेंगे, कैसा एम्ब्रियो जो है कैसा बिहेव करेगा। इससे पहले आपको फेट दिखाता हूँ कि कौन सा सेल जो है वो कौन सा ऑर्गन फॉर्म करता है, फिर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर मैं ब्लास्टोमियर को शिफ्ट करूं तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। अब हमारे पास ये फेट है सेल्स का, ये फ्लो चार्ट शो करता है। जैसे हमारे पास ए बी फाउंडर सेल और पी स्टेम सेल है। जो फाउंडर सेल्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, जैसे ए बी एंटीरियर वाले फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स को डेवलप करवाते हैं। ए बी पोस्टीरियर वाले सिर्फ हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन को करवाते हैं, वो फेरिंग्स को नहीं करवाएंगे। अब हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं, इसको इससे समझते हैं। और जो पी सेल और जो स्टेम सेल है वो क्या क्या शो कराता है वो आप इस फ्लो चार्ट में देख लेना। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कौन फॉर्म करता है और क्या इफेक्ट पड़ता है शिफ्टिंग के बाद। अगर मैं ब्लास्टोमियर को वहाँ से रिमूव कर दूं और उनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल केस में क्या था, हमारे पास 4 सेल्स बने थे। 4 सेल्स कौन कौन से थे, ए बी एंटीरियर, ए बी पोस्टीरियर, P2 ये स्टेम सेल था और एक और फाउंडर सेल था EMS। जो ए बी एंटीरियर था वो हमारे पास क्या बनाता था, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। ठीक है, जो पोस्टीरियर था वो क्या बनाता था, हाइपोडर्मिस, फेरिंग्स एंड न्यूरॉन। मींस यहाँ पे फेरिंग्स एक्स्ट्रा बनता था। ठीक है, इन ये कमिटेड थे, ये बनाएगा हाइपोडर्मिक्स, फेरिंग्स, न्यूरॉन, ये बनाएगा हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। अभी मैंने बताया था कि जो फाउंडर सेल है वो कंडीशनल बिहेवियर शो करते हैं, मींस वो अपने एडजेसेंट सेल पे डिपेंड होके काम करते हैं। अगर मैं इनकी पोजीशन को शिफ्ट कर दूं, अगर मैं ए बी पोस्टीरियर को यहाँ ले जाऊँ और ए बी एंटीरियर को यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, ए बी पोस्टीरियर को यहाँ ले जाऊँ, ए बी एंटीरियर को यहाँ ले आऊँ, P2 को वहीं रहने दो, EMS को यहाँ रहने दो। अब क्या ये ए बी पोस्टीरियर हाइपोडर्मिस, फेरिंग्स और न्यूरॉन ही बनाएगा? क्या ये ए बी एंटीरियर वाला फाउंडर सेल वो हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन ही बनाएगा? अब यहाँ पे मैंने बताया था कि फाउंडर सेल जो है वो कंडीशनल बिहेवियर शो करते हैं, मींस अब पहले ए बी एंटीरियर ने P2 के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ था, इसका मतलब ये इस नेबरिंग सेल पे डिपेंड कर रहा था, तो ए बी एंटीरियर इस पे डिपेंड होकर हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन बना रहा था, तो यहाँ पे ये कंडीशनल बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसके कॉन्टैक्ट में कौन है, ए बी पोस्टीरियर। अब ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है तो इस पे डिपेंड होकर अब ये फंक्शन करेगा जो पहले एंटीरियर करता था, मतलब यहाँ पे हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन ही बनाएगा, बट सेल चेंज हो चुका है। इसीलिए बोलते हैं जो फाउंडर सेल्स जो है ना, वो फाउंडर सेल्स कंडीशनल बिहेवियर शो करते हैं, जो भी उनके एडजेसेंट सेल प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड होकर काम करेगा। अब ए बी एंटीरियर EMS के साथ प्रेजेंट है, पहले ए बी पोस्टीरियर प्रेजेंट था तो हाइपोडर्मिक, फेरिंग्स और न्यूरॉन बनाता था। यहाँ पे
ईएमएस इसको स्टिमुलेट करता है कि वो फेरिंग्स बनाए, मींस एडजेसेंट सेल है कोई जो इसको फेरिंग्स बनाने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। तो ए बी एंटीरियर को जो मैं नीचे लेके आया तो अब उसमें जो स्टिमुलेशन आएगा वो ए बी एंटीरियर को मिलेगा कि वो फेरिंग्स बनाए। तो यहाँ पे जो फाउंडर सेल्स हैं वो कंडीशनल बिहेवियर शो करते हैं, मींस वो अपने एडजेसेंट सेल पे डिपेंड होके काम कर रहे हैं, जो एडजेसेंट सेल कहेगा वही वो बनाएंगे। तो ये तो था हमारा ब्लास्टोमियर का फेट और कौन कौन से ब्लास्टोमियर कौन सा बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वल्वा फॉर्मेशन एंड सी एलिगेंस। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।